स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन पहला भाग बना लिया हूँ, पार्ट 2 करने जा रहा हूँ ब्रिटिश सत्ता का विस्तार का। ठीक है, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। चलिए पार्ट 2 देखिएगा। ये काफ़ी बड़ा लेसन है, इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाना पड़ रहा है। दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ मैं ट्रिक भी बताऊंगा, उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का नाम क्या था? रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर किसका नाम था? तो मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है, रोशन अख्तर का नाम क्या, मूल नाम क्या था? मतलब रोशन अख्तर मूल नाम था। ठीक है, तो वो किसका था? मोहम्मद शाह रंगीला को। देखिए इसमें भी रॉ दिख रहा है, इसमें भी रॉ दिख रहा है। ठीक है, रंगीला रोशन, रंगीला रोशन। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल बादशाह के समय में स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही। ठीक है, कौन कौन स्वतंत्र हुआ था? अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड, ये सब किसके समय में हुआ था? ये सभी हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में। ठीक है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड, फर्रुखाबाद है। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है ईरान का नेपोलियन? तो नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। ठीक है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के समय मुगल सम्राट था रंगीला। ठीक है, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ओके, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? तो नादिर शाह को कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला यानी रोशन अख्तर। ठीक है, रोशन अख्तर था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में किया था? तो वो किया था रंगीला के समय में या फिर शाह आलम द्वितीय के समय में? तो शाह आलम द्वितीय के समय में सबसे 3 ज्यादा आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें 3 बार आक्रमण मुगल शासक के समय में किया था। वो कौन सा मुगल शासक था? तो शाह आलम द्वितीय के समय में किया था अहमद शाह अब्दाली ने 3 बार आक्रमण। ठीक है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का। रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला का। ओके, कौन सा मुगल बादशाह जिस पर परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी, नजीबुद्दौला के भय के कारण
12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित रहना पड़ा, उसके जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ। वो कौन था? तो मोहम्मद शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के सहयोग मतलब वो बैठा, किसके सहयोग से बैठा? मराठों के सहयोग से। ठीक है, ये किसके कारण बैठा था? मतलब दूर भागा था तो मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भाई के कारण। नजीबुद्दौला भाई के कारण शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली से दूर रहना स्वीकार किया। क्यों भाई? क्योंकि ये मीर बख्शी का इसका डर था। ठीक है, तो फिर मराठों के सहयोग से शाह आलम द्वितीय बना। कौन मुगल बादशाह का बड़ा शायर था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा था? वह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। 91 का डी। ये भी बहादुर शाह द्वितीय जी यानी जफर था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जी जफर के बारे में कहा गया। क्यों? देखिए, क्योंकि ये इनको पता है कि रंगून भेज दिया था पकड़ के। ठीक है, बहादुर शाह जफर को पकड़ के कहाँ भेज दिया था? देश से बाहर कर दिया था। इसीलिए बोला कि 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में, यानी अपने वतन में जमीन नहीं मिला। ठीक है, ये बहादुर शाह द्वितीय ने कहा, यानी जिस जमीन पर वो पैदा लिए उस जमीन पर वो मरे नहीं, अब उस जमीन से निकाल दिया गया। ठीक है, जैसे रंगून अंग्रेज भेज दिया था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था कौन? तो बताए थे पहले ही, शाह आलम द्वितीय है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ओके, प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला। सुमेलित करना है वन को 2 से। ठीक है, बंगाल जो 1713 का जो था उसके संस्थापक मुर्शिद कुली खां, यानी 1713 में बंगाल को मुर्शिद कुली जाफर खान ने किया संस्थापक। ठीक है, बंगाल का बंगाल का संस्थापक 1713 में किसने किया? तो मुर्शिद कुली जाफर खान। बंगाल तो ऐसे भी पहले भी था, लेकिन 1713 के अंतर्गत में बात बोल रहा है तो वो मुर्शिद कुली जाफर खान बताइएगा। ओके, मुर्शिद कुली खां यानी। फर्रुखाबाद मोहम्मद बंगस। कौन? सॉरी, बंगस करे, मोहम्मद खां बंगस। फर्रुखाबाद को स्थापित किया मोहम्मद खां बंगस ने। कर्नाटक का सआदत उल्ला खां। कर्नाटक का सआदत उल्ला खां। ओके, ये संस्थापक है 1720 के कर्नाटक का। या ये भी खाली याद रख सकते कि सआदत खां का जो समय था 1720 के आसपास का था। ओके, कुली जाफर खां का 1713 में। अवध 1722 में मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहान उल मुल्क। ये 1722 का घटना है, मतलब घटना करें कि उस समय ये था। ठीक है, बुरहान मुल्क किस समय था? 1722 ईस्वी के आसपास का बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ऑप्शन ए मारिएगा। 94 का देखिएगा। हैदराबाद के संस्थापक 1724 में कौन था? निजामुल मुल्क था, यानी मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां। शॉर्ट में कहते हैं निजामुल मुल्क।
ठीक है। हैदराबाद की 1724 का संस्थापक, ऐसे मैसूर के बताए थे हैदर अली को भी कहा जाता है हैदराबाद के संस्थापक के रूप में, ठीक है। लेकिन ये 1882 में थे जो डेट कर गए, कौन, हैदर अली। लेकिन इसमें यहाँ पर 1724 के आसपास बोल रहा, निजामुल मुल्क का समय क्या था, 1724 हैदराबाद में था, ठीक है। फिर अली मोहम्मद खां 1727 रोहेलखंड, ठीक है, रोहेलखंड, अली मोहम्मद खां रोहेलखंड 1727 में। और बदन सिंह जो था 1740 में भरतपुर, 1740 का बदन सिंह बदलपुर करे, बदन सिंह हो जाएगा भरतपुर का, ठीक है। बदन सिंह हो जाएगा 1740 में, उसका शासन रहा भरतपुर में, ठीक है। और हैदर अली का मैसूर 1761 में स्थापित किया। बताया था 1782 में डेट कर गया था और 1761 के आसपास मैसूर के संस्थापक कहा जाते हैं हैदर अली, ठीक है। हैदराबाद के निजामुल मुल्क और मैसूर के हैदर अली, मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निजामुल मुल्क, ऑप्शन ए। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, नवाब वजीर कहलाते थे, अवध के नवाब, ठीक है। नवाब वजीर कौन कहलाते थे, अवध के नवाब। अवध के नवाब क्या कहलाते थे, नवाब वजीर। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था, तो वो था चूड़ामल या फिर राजा राम, तो वो था चूड़ामल, ठीक है। चूड़ामन जो था, जिसे चूड़ामणि भी कहते हैं, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया, तो चूड़ामन ने किया था, ओके। ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया कौन, तो चूड़ामन ने। किसे जाटों का अफलातून यानी प्लेटो ऑफ जट्स एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति द जाट यूलिसी कहा जाता है। जाटों का अफलातून कहा जाता है सूरजमल को या चूड़ामल को, सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति किसे कहा जाता है, सूरजमल को, ओके। चूड़ामन को क्या कहा जाता है, जाटों के सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने के लिए चूड़ामन को। और जाटों का अफलातून यह विद्वान व्यक्ति जाटों का, तो वो था सूरजमल। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल यानी 1717 का घटना पूछ रहा है, तथा उड़ीसा 1719 और सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी, तो बहादुर खां वन से मिला था या फिर फर्रुखसियर से, ठीक है, फर्रुखसियर से मिला था। मुर्शिद कुली जाफर खां को किससे मिला था, फर्रुखसियर ने दिया बंगाल का 1717 में, उड़ीसा को 1719 में सूबेदारी, ठीक है, सूबेदारी। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की स्थापना की और ढाका के स्थान पर राजधानी बनाई, वो था कुली जाफर खां, ओके। कौन था, कुली जाफर खां था, ठीक है।
मुर्शिद कुली जाफर खां यानी कुली मुर्शिदाबाद की स्थापना की। देखिए पहले ढाका राजधानी था, ढाका से उठा के ले आए मुर्शिदाबाद, अब मुर्शिदाबाद से फिर कोलकाता, कोलकाता से फिर दिल्ली, इस प्रकार क्या हुआ, ट्रांसफर होते रहा भारत की राजधानी का। ठीक है, हालांकि उस समय भारत तो नहीं था, भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, हाँ मुगल साम्राज्य राज कर रहा था। ठीक है, साउथ के अलग राजा हो गए, नॉर्थ के अलग हो गए। ठीक है, जैसे साउथ में हो गया विजयनगर साम्राज्य का। ओके, तो इस प्रकार ट्रांसफर होते रहा राजधानी। हाँ, हालांकि ये सब काफी बड़े साम्राज्य का राजधानी रहा। ठीक है, जैसे मुगल का। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? सर्वप्रमुख सबसे पहला कारण बना वो था किलेबंदी करना, या फिर मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी जो फरमान था उसकी मुर्शिद अली खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा दोनों अलग अलग व्याख्या कर रहा था, यानी जो लेटर था वो सब दोनों अपने अनुसार अलग अलग समझ रहा था। ओके, तो ऑप्शन ए, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का सर्वप्रमुख कारण क्या था? मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद कुली जाफर खां को ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, यानी मुर्शिद अली खां अलग डिफाइन कर रहे हैं और ब्रिटिश कंपनी दोनों अलग अलग डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इस कारण से ये विवाद हुआ। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजा-उद-दीन को प्रदान किया? तो शुजा-उद-दीन को प्रदान किया मोहम्मद शाह रंगीला ने। फिर से सुनिए, 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी, ठीक है, 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजा-उद-दीन को प्रदान की, तो वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, यही पूछ सकता है कि 1733 में किसे दिया गया सूबेदारी, तो बोलिएगा शुजा-उद-दीन को सूबेदारी, शुजा-उद-दीन को सूबेदारी, शुजा-उद-दीन को प्रदान किया। आपको इसमें दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने बिहार की सूबेदारी। ठीक है, फिर बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है? यदि इसे ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है। तो वो था अलीवर्दी खां। ओके, अलीवर्दी खां कुली वर्दी खां का बेटा। ठीक है, उसका नाती कौन था? सिराजुद्दौला। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता, फ्रांसीसियों तथा चंद्रनगर की किलेबंदी रोडेड करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो वो था अलीवर्दी खां ने कहा था। ओके, अलीवर्दी खां ने कहा था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर, ये दोनों का क्या कर रहा था? किलेबंदी कर रहा था, जिस कारण से क्या हुआ, अलीवर्दी ने उसका विरोध किया, कहा कि तुम तो व्यापारी हो, क्यों किले बना रहे हो? तो ओके, तो ये अलीवर्दी खां ने कहा। बंगाल का नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में ही उनके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? वो कौन था भाई? वो अलीवर्दी खां था। ठीक है, बंगाल का वह नवाब जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल सकता तो है, किंतु ऐसी स्थिति में उनके शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। मतलब समझे इसका मतलब ये है कि अंग्रेज को अगर बाहर निकाल देता बंगाल से
तो क्या होता है ना, पूरे समुद्र में अंग्रेज आ जाते, यानी विदेश से अंग्रेज आने लगते, सेना आने लगता, अंग्रेजी सेना, ठीक है। तो वो अलीवर्दी खां के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। इसने कहा था, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को सलाह दी, तीनों यानी अंग्रेज, फ्रांसीसी और डचों को एक साथ निर्बल मत करना, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो अंग्रेज सबसे क्या होगा, अंग्रेज इसमें सबसे मजबूत है, पहले इसका अंत करना है, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे, ठीक है। ये अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच के बारे में बोल रहा, वो था अलीवर्दी खां के बारे में बोल रहा है ये सब, मतलब अलीवर्दी खां ने ही बोला था ये सब। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बोला, बताए थे सिराजुद्दौला, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उत्तराधिकारी किसे चुनता, अपने नाती को, सिराजुद्दौला को चुनता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण क्या था, तो विवाद का कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते का किलाबंदी करना, जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलाबंदी कर रहा था। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा दस्तक यानी फ्री पास का दुरुपयोग किया, ठीक है, गोला बारूद लाने लगा था, फ्री पास का दुरुपयोग किया, फ्री ट्रेड यानी फ्री पास का क्या किया, दुरुपयोग किया। फिर भगौड़ा जो कृष्ण बल्लभ था, उसको कलकत्ता में अंग्रेजों ने क्या दिया, चरण दिया, ठीक है, कलकत्ता में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। टू से मिलाना है आपका। कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, कलकत्ता पर अधिकार सिराजुद्दौला ने 1520 जून 1756 को किया था, ठीक है। 15 से 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, किसने, तो सिराजुद्दौला ने, ठीक है। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 को हुई, काल कोठरी की त्रासदी कब हुई, 20 जून 1756 को, काल कोठरी की घटना। फिर अलीनगर की संधि, ये आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों आपका दरोगा पीटी में, ठीक है। अलीनगर हुई थी 9 फरवरी 1957 को, ठीक है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। फिर प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को हुआ, प्लासी का युद्ध, ओके। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को। ऑप्शन ये मारिएगा, ठीक है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 को, एक इंटरनेशनल लेवल पर 9 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, पता होगा, ये 9 फरवरी है और 9 जनवरी अलग होता है। 9 फरवरी को अलीनगर की संधि और 9 जनवरी को खूनी रविवार। काल कोठरी 20 जून 1756 को, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग की उपाधि से एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी भी दिलाई। सावत जंग की उपाधि मिली, सावत जंग का मतलब होता है युद्धों में अनुभव प्राप्त, ठीक है, एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी भी देना पड़ा, यानी दिलवा दी, ठीक है। क्लाइव का जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का नाम क्या था, तो 24 परगना क्षेत्र उसको दिया गया, क्लाइव का जागीर, ठीक है, 24 परगना क्षेत्र कहलाया। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्यों बनाया मीर कासिम ने,
क्योंकि मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र तंत्र से जो वातावरण था उससे वो बचना चाहता था और साथ ही साथ कलकत्ता से दूर रहना चाहता ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। इसीलिए मुर्शिदाबाद के स्थान पर वो मुंगेर का राजधानी बनाया। देखिए पहले ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, फिर कोलकाता, कोलकाता से भी दिल्ली। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी भी फैलाते हैं और लोगों को लूटते भी हैं और मेरे अधिकारियों को अनादर भी करते हैं और उनकी शारीरिक यातना भी देते हैं। वो कि कौन लिखता है? तो मीर कासिम लिखता है। ठीक है, मीर कासिम लिखता है आपके भद्र पुरुष के बारे में। ठीक है, मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी टैक्सों एवं चुंगियों खत्म कर दिया? एक बड़ा असाधारण कदम था 2 वर्ष के लिए। तो वो भी कौन था? तो मीर कासिम ही था। ठीक है, मीर कासिम 2 वर्षों के लिए व्यापारियों के लिए समस्त जितना भी टैक्स वगैरह था, वो चुंगियाँ थी, वो सबको बंद कर दिया 2 वर्ष के लिए। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। ये किसके संदर्भ में किया गया था? तो देखिए इसका जो था हैदराबाद तो है ये कि हैदराबाद के उत्तर के जिलों एवं उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता देनी पड़ी। अर्थात हैदराबाद का जो उत्तर का जो इलाका था, ओके, वो किसको देना पड़ा जागीर? तो वो अंग्रेज को देना पड़ा। ठीक है, फिर शाह आलम द्वितीय को करा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए। इलाहाबाद का जब संधि हुआ 12 अगस्त 1765 को, तो शाह आलम द्वितीय को कौन सा इलाका दिया गया? करा और इलाहाबाद के जिले को दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले, यानी 26 लाख रुपए जो देना था, उसके बदले उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ी थी अस्थायी रूप से। किलो अब आप ही संभालो। ऑप्शन डी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। पहला 12 अगस्त 1765 है, दूसरा हुआ 4 दिन बाद यानी 16 अगस्त 1765 के बीच। इनके बीच हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था? शुजा उद दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। 4 दिन बाद ही शुजा उद दौला और क्लाइव के बीच इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। शुजा उद दौला को मिला हुआ था सूबेदारी बिहार का संभालने के लिए। कर्नल क्लाइव का गधा कहिए या फिर सियार की संज्ञा किसे दिया गया? मीर जाफर को, क्योंकि यही व्यक्ति जो था ये धोखा दिया। ठीक है, कर्नल क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है? मीर जाफर को। अगर मीर जाफर धोखा नहीं दिया होता ना सिराजुद्दौला को, तो शायद अंग्रेज नहीं आते भारत में। ठीक है, या अंग्रेज शासन नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि सिराजुद्दौला उस समय काफी मजबूत स्थिति में था, लेकिन मजबूती तो था, लेकिन मीर जाफर ने उसको क्या किया? धोखा दिया, जो सेनापति था। ओके,
अपनी सेना, मीर जाफर सेनापति था और सेना को लड़ने से रोक देता, जिस कारण से सिराजुद्दौला की सेना कमजोर पड़ जाती है अर्थात सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। इसलिए कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता है मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने, साथ ही साथ ये भी जान रखे, गधा इसलिए भी कहा क्योंकि कर्नल क्लाइव यानी अंग्रेज ने इसको लूटा भी। ये सोचा था कि अब हम राजा बनेंगे, लेकिन इसको पता नहीं था कि इसके साथ भी अब अंग्रेज है, धोखा करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, धोखा करने वाला व्यक्ति धोखा ही करता है, उम्मीद तो नहीं रखिएगा। ओके, तो मीर जाफर को भी धोखा मिला। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरा एक फैंटम बताया है, यानी भूसे से भरा हुआ बैताल होता है ना, वो फैंटम बताया। वो किसके बारे में बताया? मुबारक-उद-दौला के बारे में बताया है। ओके, मुबारक-उद-दौला के बारे में भूसे से भरा एक फैंटम है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बोला। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो। वह सोने की एक थैली है, यानी वह जो शब्द है जिससे जब जी चाहे हाथ डाल लो, इसमें किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो मीर जाफर के बारे में किया गया है। ठीक है, कि बताए थे मीर जाफर भले नाम का राजा बना लेकिन फिर भी लूट रहा था। ओके, मीर जाफर ने को लूटा। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया है हैदर अली के द्वारा। ठीक है, हैदर अली के द्वारा फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार। डिंडीगुल पता है, ये एक नगर है, वहां पर आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया, वो भी हैदर अली के द्वारा। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले अकाट से निकालेगा, फिर अंततः भारत से भी निकाल देगा? तो किसने कहा था भाई? हैदर अली ने कहा था, पहले अकाट से बाहर निकालेगा फिर भारत से भी। तो हैदर अली ने कहा था, आधुनिक शस्त्रागार हैदर अली ने बनाया था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, युद्ध और उसके संधि। देखिए 1767 से 69, ठीक है, 67 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यही पूछ सकता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 के बीच में हुआ था, यानी 1767 से 69 के बीच में। ओके, 1767 से लेकर 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ओके, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में। अब मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, और द्वितीय आंग्ल जो युद्ध हुआ था उसमें संधि हुई थी मैंगलोर की संधि। ठीक है, मैंगलोर की संधि। ठीक है, 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 82 के बीच में। 1782 में मारा गया था हैदर अली। ओके, तो मैंगलोर की संधि हुई थी 1780 से 84 के बीच में चला था आंग्ल मैसूर युद्ध, और मैंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुई। 1790 से 92 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी
श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में। ठीक है, ये भी पूछता टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो मारिएगा श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, युद्ध शांति के बारे में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो जनरल स्मिथ ने किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में हुआ था और जनरल स्मिथ ने किया था। ओके, जनरल स्मिथ ने किया था। और पहला संधि होता है मद्रास की संधि। ओके, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, जनरल स्मिथ कर रहा था। जनरल स्मिथ वेरी स्मूथली तरीके से जीत लिया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, स्मूथली तरीके से स्मिथ ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका मैंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1780 से 82 के बीच में हुई थी, इसका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बताए थे आयर कूट किया था, कूट दिया, पीट दिया था पाटनोवा के युद्ध में हैदर अली को। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल आयरकूट। ओके, जनरल आयरकूट हो गया। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडोज कर रहा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडोज। ओके, मेजर जनरल मेडोज कर रहा था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। मेडोज देख रहे 3 वर्ड का है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर में मेडोज 3 वर्ड का है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और स्टुअर्ट भी चार वर्ड का है, देखो 4 वर्ड का है। स्टुअर्ट तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कर रहा था सेना का नेतृत्व जनरल स्टुअर्ट। इस स्टुअर्ट भी 4 वर्ड से बना हुआ है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कर रहा था सेना का नेतृत्व। आंसर ए। हैदर अली की मृत्यु 1782 के किस युद्ध के दौरान बताए थे, द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध हुआ था, इसी में मैंगलोर की संधि हुई और पाटनोवा के युद्ध में हारा गया था और आयरकूट कर रहा था सेना का नेतृत्व। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस दौरान कौन सा जनरल था, गवर्नर जनरल। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बंद होने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि हुई जो 1784 को हुई थी। ठीक है, मैंगलोर की संधि। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर कौन था, तो मद्रास का गवर्नर मैकेरीने था। ओके, मैकेरीने। मद्रास का गवर्नर कौन था अंग्रेज की तरफ से, तो मैकेरीने था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय में कौन था भाई, तो वॉरेन हेस्टिंग था। ओके, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1780 से 84 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग था। ओके, जनरल आयरकूट ने इसको हरा दिया हैदर अली को। ठीक है, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ, 1792 में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो इसमें सबसे पहले टीपू
टीपू को आधा टीपू का जो राज्य था ना, उसका आधा भाग पूरा अंग्रेज को देना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में हुई थी, आधा भाग पूरा टीपू को देना पड़ा। दूसरा, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। निश्चित, जब आधा भाग दे रहा तो 3 करोड़ रुपए उस दौरान युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। और अपना 2 बेटा यानी टीपू का जो बेटा था उसको अंग्रेजों के पास रखना पड़ा, ठीक है, बंधक स्वरूप। ओके, बेटा जो था उसको बंधक स्वरूप रखना पड़ा। आंसर क्या मारिएगा आप? सी मारिएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया था? इसमें जितना भी आप देख रहे हैं ना, सबसे टीपू सुल्तान ने संपर्क किया था। 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। फ्रांस तो था ही, ओके। अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, ये सबसे संपर्क किया था। टीपू सुल्तान के संबंध में जो कथन है ये बताना है आपका। टीपू सुल्तान के बारे में देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में जो कथन है मैं वो बताता हूँ। टीपू ने एक नया कैलेंडर पंचांग जारी किया था। जी हाँ, एक कैलेंडर निकाला था टीपू ने। कैलेंडर का हिंदी में कहते पंचांग। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। जी हाँ, सिक्का ढालने का भी एक सिस्टम बनाया था टीपू सुल्तान ने। जी हाँ, टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने का अपनाया था। जी हाँ, नए पैमाने का यानी नया मेजरमेंट को यूज किया गया था टीपू ने, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। जी हाँ, जैकोबिन क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम यानी अपनी राजधानी में किया था जैकोबिन क्लब की स्थापना, ओके। और स्वतंत्रता का ब्रिज, जिसे ट्री ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं, कभी लगाया था? अपने को नागरिक टीपू यानी सिटीजन टापू विहित करने लगा, अर्थात वो राजा नहीं, अपने आप को नागरिक बताया, ठीक है। यानी सबके बराबरी में, जनता के बराबरी में वो दिखाने लगा कि मैं भी एक नागरिक हूँ, राजा नहीं, ठीक है। तो सिटीजन टापू विहित करने लगा, वो था। तो ऑप्शन चारों सही है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल कौन कौन था? देखिए, त्रावणकोर भी था, निजाम भी था, मराठा था, अंग्रेज। तो निश्चित टीपू तो चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा था, उसमें हारना तो तय था, क्योंकि इतना पावरफुल, एक तो अकेले मराठा पावरफुल शक्तिशाली था, ठीक है। और ऊपर से त्रावणकोर भी आया था, निजाम भी आया था, और अंग्रेज भी पावरफुल। ऑटोमेटिक है कि टीपू का हार ही होता। तो त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज चारों मिल करके हराया था टीपू को। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 ईस्वी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। चतुर्थ तो लास्ट था ही, स्टुअर्ट ने सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था ना, कि समझ ही रहे कि उसे मारा गया था टीपू सुल्तान। तो ये पहला, यह जो था युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। इस युद्ध में अंग्रेजों को पूर्ण विजय हुई, यानी अब अंग्रेज जो था पूरा जीत गया मैसूर को, और जितना भी अधिकांश प्रदेश था अंग्रेजी राज्य में मिला लिया मैसूर का, ठीक है। जीतने के बाद तो अपने राज्य में मिलाएगा ही। और बोडियार वंश के एक बालक था, कृष्णराज द्वितीय, ठीक है। कृष्णराज द्वितीय था बोडियार वंश का, उसको राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि ला दी। बिल्कुल सही है। किसने कहा था कि अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त तो कर सकता है, किंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? वो कहा था टीपू सुल्तान ने कहा था, ठीक है। और अकाट का कॉन्सेप्ट दिया था हैदर अली ने, कि अकाट से बाहर निकाल सकता है फिर भारत से, तो हैदर अली ने कहा था। लेकिन बोला समुद्र को नहीं सुखा सकता, वो किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था, ठीक है।
किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो। तो वो टीपू सुल्तान ने कहा था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने कहा था। इसमें बताना है, विचार करना है कौन सही है, कौन कौन सा सही है आपका। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का 1469 यानी 1469 से 1538 के बीच में मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। जी हाँ, बाबर भी इसी के आसपास ही था। ओके, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है ना, तो निश्चित है कि 26 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जो बाबर के समकालीन के थे, जी हाँ, उनका स्थान तलवंडी में हुआ था। बिल्कुल हाँ, उनका जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में चल गया, जिसे ननकाना के नाम से भी जाना जाता है। ओके, गुरु नानक देव का जयंती, ये प्रथम गुरु थे। दूसरे अंगद देव थे। ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? अंगद थे या अंगदेव था। उनका मूल नाम क्या था? लहना। मूल नाम क्या था? लहना। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास, ओके, अमरदास के बाद रामदास। पहला गुरु नानक देव, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास। ठीक है, 500 बीघा जमीन दिया। किसको दिया? राम जी को। ठीक है, रामदास को। ओके, राम जी से याद रखिएगा, रामदास को अकबर ने दिया 500 बीघा जमीन दान में, और जिस पर उन्होंने अमृतसर तालाब बनवाया। जो आप अमृतसर मंदिर देखते हैं ना, गोल्डन टेम्पल, वो अमृतसर नामक तालाब बनवाया था रामदास ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, अमृतसर में हर मंदिर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, की नींव रखी। तो वो कौन था? मंदिर जो है, यानी गुरुद्वारा का जो नींव रखी थी, किसने? अर्जुन देव ने। और तालाब का नींव रखा था रामदास ने। ठीक है, तालाब बनवाया था रामदास ने। 500 बीघा जो जमीन मिला था अकबर ने। अकबर से गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया। जी हाँ, 5वें अर्जुन गुरुदेव ने ही वंशानुगत यानी राजा का बेटा राजा का सिस्टम जो होता है ना, वो अर्जुन देव ने चालू किया। और शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई गई। यानी कि अब राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने लगा, मतलब कि इंटरेस्ट लेने लगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, गुरुओं का जो क्रमिक पतन है, जो पतन का क्रमिक रैंक है, वो 10 वो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन होते हैं। चलिए स्टार्ट। 133 नंबर देखते हैं। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांग धार्मिक कर वसूल किया? दशांग का मतलब होता है धार्मिक टैक्स, उसको वसूल किया। और साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था? तो बताए थे अर्जुन देव ने ही, यानी यहीं से ही जो शासन प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक होता है। ठीक है, और अर्जुन देव ने दशांग धार्मिक टैक्स वसूल करना चालू किया था। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था, तो वो था धोखेबाजी का, इसका प्रयोग नहीं किया था। बाकी सहायक संधि लादवे किया था बेलेजनी ने। ठीक है, युद्ध भी किया था, जी हाँ, और समामेलन भी किया था। ये ठीक है, अपने राज्य में मिला लेना, सहायक संधि भी लाद देना, समामेलन भी करना और युद्ध, ये तीनों का प्रयोग किया था बेलेजनी ने। 135 का सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत की स्थापना की और अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। ठीक है, सिखों को लड़ाकू बनाया, बिल्कुल हाँ। सिखों के
छठे गुरु पहले के हरगोविंद बताए थे, हरगोविंद राय, फिर हर राय। पहला गुरु नानक देव, ठीक है। दूसरा अंगद या अर्जुन देव, अंगद कहा जाता है या अंगदेव। तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, और छठा हरगोविंद, सातवां हर राय, आठवां आप बताइएगा, ठीक है। आठवां, नौवां, दसवां। अकाल तख्त अमृतसर की किलेबंदी एवं सिखों के लड़ाकू बनाया। जी हाँ, छठे गुरु हरगोविंद राय ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में सिखों के अकाल तख्त की स्थापना की, स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में, और अमृतसर की किलेबंदी की, सिखों को लड़ाकू बनाया। वो कौन था? हरगोविंद, ठीक है, हरगोविंद, जो वंशानुगत अर्जुन देव के बाद चलने लगता है, अर्थात अर्जुन देव का बेटा ही होगा हरगोविंद, ठीक है। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में, जो किरतपुर था, वहां पर बिताना पड़ा और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। जी हाँ, कश्मीर की पहाड़ियों पर ही उनका अंतिम समय में जीवन बिताना पड़ा हरगोविंद को। ये लड़ाकू भी बनाते सिखों को, ठीक है, हरगोविंद सिंह ही। और वहीं पर कश्मीर में वो क्या करते हैं? अपना जीवन बिताते हैं, अपना अंतिम समय। ओके। फिर सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर का नाम नौवां यहीं पर मिल गया आपको दोस्तों। गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। बिल्कुल हाँ, सच्चा पातशाह की उपाधि गुरु तेग बहादुर ने धारण किया था। क्या था? एक उपाधि, सच्चा पातशाह गुरु तेग बहादुर ने धारण किया। इनका मूल नाम क्या था? तो त्यागमल था। ओके। फिर मुगल बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की यानी 9वें गुरु की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा जो है आज दिल्ली में बनवाया था। जी हाँ, शीशगंज गुरुद्वारा तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। एक है जो मुगल बादशाह देता है जमीन, जो अकबर हो गया रामदास को, और औरंगजेब ने तेग बहादुर को मरवा दिया, ठीक है। तेग बहादुर को कौन? औरंगजेब ने। और शीशगंज गुरुद्वारा बना वहां पर, जो आज दिल्ली में देखते हैं, वो गुरु तेग बहादुर के नाम पर ही बना हुआ है, उनके यादगार में ही। 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर। ओके। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, मतलब सिरे का मतलब सार, न दादे, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। वो कौन था? गुरु तेग बहादुर था। ओके, गुरु तेग बहादुर। 5वें गुरु, छठे गुरु, 9वें गुरु और 10वें गुरु। ओके, गुरु गोविंद सिंह 10वें, छठा हरगोविंद, 7वां हर राय। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा के नाम से जाना जाता है? बाकला दा बाबा किसे कहा जाता है? तेग बहादुर को, 9वें गुरु तेग बहादुर को बाकला दा बाबा किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है बाकला दा बाबा। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है ये बताना है आपको। उन्होंने अपना बचपन जन्म से 9 वर्ष तक पटना में बिताया। जी हाँ। और दूसरा मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। जी हाँ, गुरु कहाँ निर्वाचित किया गया उन्हें? मखोबल में, आनंदपुर में, ठीक है। मखोबल आनंदपुर में गुरु निर्वाचित किया गया गुरु गोविंद सिंह जी को। फिर 1699 में यानी 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश अर्थात खालसा पंथ का प्रवर्तन किया। हाँ बिल्कुल, सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। जी हाँ, खालसा का आदेश का मतलब है जो नियम होता है, ठीक है। खालसा का आदेश का मतलब नियम, किसका? तो सिखों का। 1699 में जारी किया। बिल्कुल, उन्हें पाहुल प्रथा
चालू की। पाहुल प्रथा का मतलब होता है जाति बंधन तोड़ने के लिए हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक रूप से अमृतपान करना एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा चालू की है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जाति बंधन को तोड़ने का कोशिश किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। बिल्कुल सही है। ओके, ये अच्छा काम किया जो आज भी भारत में बहुत ही ज्यादा कड़क तरीके से व्याप्त है जाति व्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन डी मारिएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं है कौन सी? गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं इसमें है जफरनामा तो है ही, और सॉरी दोस्तों, जफरनामा है, दशम ग्रंथ है, चंडी चरित्र है, विचित्र नाटक है, चरित्र विचित्र, चरित्र विचित्र, इस प्रकार याद रख सकते हैं। चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, फिर जफरनामा, इस चारों की रचना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। ओके, 10वें गुरु थे। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़, जिसे लोहगढ़ के भी नाम से जानते हैं, नामक मजबूत किला बनवाया था? मुखलिसपुर में लोहा का किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनाया था। ओके, वीर बंदा बैरागी यानी बंदा बहादुर ने बनाया था। लोहागढ़ का नामक किला किसने बनवाया था भाई? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था। ओके, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फर्रुखसियर की कहने पर क्या हुआ था? बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। लोहागढ़ में इसी ने किला बनाया था। किसने? तो बंदा बहादुर ने। सैनिक संगठन जिसको खालसा दल कहते हैं की स्थापना किसने की थी? सैनिक संगठन थी और उसका खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने किया था। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने किया था। और खालसा पंथ का प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है, खालसा दल का कपूर सिंह को। ओके, रंजीत सिंह जो 1792 से 1839 में अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा लड़ा गया जो कालानुक्रम है वो बताना है। सबसे पहले वो जीतते हैं कौन सा युद्ध? लाहौर को जीतते हैं, फिर अमृतसर को जीतते हैं, फिर कांगड़ा का युद्ध जीतते हैं, फिर कश्मीर को, और इस प्रकार वो जीतते हैं। ओके, महाराजा रंजीत सिंह लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, अमृतसर, सॉरी कश्मीर, तो ऑप्शन ए मारिएगा। रंजीत सिंह का कार्यकाल क्या था? 1792 से 1839 तक। ओके, 1792 से 1839 तक। हालांकि 1792 में एक ही मैसूर में क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, पता है ना? 1792 से 1839 तक रहे थे रंजीत सिंह, जिसमें लाहौर जीता, अमृतसर जीता, कांगड़ा जीता, फिर कश्मीर जीता। महाराजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? तो लाहौर जीतने पर महाराजा की उपाधि धारण किया। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर जीतने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोपें प्राप्त हुई थी? अमृतसर जब विजय हुआ तो जमजमा नामक तोपें प्राप्त हुई। अमृतसर जब विजय हुआ तो जमजमा नामक तोप प्राप्त हुई। अब महाराजा की उपाधि लाहौर जीतने के बाद हुई थी। ओके, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी पंजाब की राजनीतिक राजधानी थी? पंजाब की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता था उस समय? तो लाहौर को कहा जाता था। एवं पंजाब की धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता था? तो अमृतसर को कहा जाता था। किससे छीनी थी? तो भंगी से छीना था। ठीक है, लाहौर और अमृतसर को किससे छीना था? तो भंगी से। लाहौर और अमृतसर किससे छीना था? तो भंगी से। सूची 1-2 से मिलाना है। अमृतसर की जो संधि हुई 1809 में लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। ओके, 1809 का घटना लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। ओके, अमृतसर की संधि।
1831 में विलियम बेंटिंक करता है 1831 में। ओके, 1829 का पता है, बेंटिंक का ही शासन काल था। किसका, तो बताया था सती प्रथा को अंत करने वाला। विलियम बेंटिंक। रोपर की संधि किसके समय में हुई थी, तो विलियम बेंटिंक के समय में ही हुई थी। रोपर की संधि कब हुई थी, 1831 में। रोपर की संधि कब हुई थी, 1831 में हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 में। रोपर की संधि 1831 में हुई थी। त्रिपक्षीय संधि कब हुई थी, 1836 को। किसके किसके बीच में, तो लॉर्ड ऑकलैंड, शाह शुजा के बीच में त्रिपक्षीय संधि कब हुई थी, 1836 में। रोपर की संधि 1831 में, विलियम बेंटिक के समय में। रोपर की संधि 1831 में हुई। अमृतसर की संधि 1809 में। त्रिपक्षीय संधि 1836 में। 1809 में लॉर्ड मिंटो था। ऑप्शन ए। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि हुई थी कब हुई थी, 1809 में। बताए थे किसके किसके बीच में, रंजीत सिंह के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित किया गया था, तो राज्य जो निर्धारित किया गया था वो सतलज नदी को निर्धारित किया गया था। ठीक है, बॉर्डर किसे निर्धारित किया गया था, अमृतसर की संधि अंग्रेजों के बीच जो हुआ था तो सतलज नदी का हुआ था। ठीक है, फिर रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था। वो कौन कौन विदेशी था, तो विदेशी चारों को भी भर्ती किया था। बंतुरा, अलार्ड, कोट एवं गार्डनर और एविटेबल, ये चारों को ही भर्ती किया था। ओके, बंतुरा, अलार्ड, कोट एवं गार्डनर, फिर एविटेबल रंजीत सिंह ने किया था। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कहा जाता है रंजीत सिंह को। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है। ओके, बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने मरवा दिया था। तेग बहादुर को मरवा दिया औरंगजेब ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 के बीच में। अंग्रेज और सिखों के बीच में प्रथम हुआ 1845 से 46 में और द्वितीय 48 से 49 में। द्वितीय 48 से 49 में दो ही युद्ध होवे किया था अंग्रेज और सिख के बीच में। 1848 से 49 के बीच में के समय में पंजाब राज्य का शासक कौन था, तो बंदा बहादुर था या दिलीप सिंह था या खड़क सिंह था, तो दिलीप सिंह था। ठीक है, कौन था, दिलीप सिंह था। 1845-46 में और 48 से 49 के बीच में प्रथम सिख युद्ध और दूसरे सिख युद्ध में, दोनों में। लाहौर की संधि, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। लाहौर की संधि कब हुई थी, 1846 को। लाहौर की संधि कब हुई थी, 1846 को। और प्रथम युद्ध जो हुआ था आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में ही, 1846 में ही लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि। अब भैरोवाल की संधि भी 1846 को ही हुई थी। भैरोवाल और लाहौर दोनों की संधि कब हुई थी, 1846 में ही। लाहौर और भैरोवाल दोनों 1846 में ही हुआ था। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब कर लिया गया था, 1849 में, क्योंकि दो ही युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध समाप्त 1849 में हो गया, तो अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। ऑप्शन बी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया था एलन बरो ने कर लिया था सिंध का विलय 1843 में। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय कर लिया गया था, एलन
बरो ने कर दिया था। ठीक है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। ओके, सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलन बरो था। ओके, 1843 में सिंध विलय हुआ था अंग्रेजी राज्य में, और एलन बरो था जी गवर्नर जनरल। और श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है सिंध विजय का श्रेय। विलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का जो क्रमानुसार है ये बताना है आपको। पहले हैदराबाद एक्सेप्ट किया, फिर मैसूर एक्सेप्ट किया, फिर तंजौर। ओके, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर उसके बाद अवध, फिर पूना का पेशवा। इसमें देख रहे सभी में ए की मात्रा है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, इसमें पर औ की मात्रा है। ठीक है, औ की मात्रा है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर अवध, पूना। इस प्रकार 1 2 3 4 5 होगा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। वो कौन था? तो ब्लेज अली ने कहा था। ठीक है, हमारी नीति हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया और शून्य की स्थिति पहुंचा दिया। वो ब्लेज अली ने किया था। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन ही समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने। निश्चित है कहेगा अपने राज्य में दूसरे से सुरक्षित हो रहा है, तो सोचिए कंपनी उनकी सहायक बने। किसने ये कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन ही समाप्त हो गया था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है सहायक संधि के जन्मदाता। सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले है। और डुप्ले किस देश से है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सहायक संधि को सुनिश्चित करना एवं व्यापक रूप से प्रदान करना, व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था सहायक संधि का? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ओके, लास्ट पे ये है पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का जो दमन है किसने किया था? लॉर्ड हेमिंग्टन ने पिंडारियों का दमन। ओके, ठगों का दमन बेंटिक ने किया था, बताए थे पहले ही, पुराना क्वेश्चन है। और मैकाले के समय में ही शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, मैकाले का शिक्षा नीति विलियम बेंटिक के समय में ही आई थी। मैकाले का शिक्षा नीति विलियम बेंटिक के समय में ही थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? किसके समय में हुआ था? एमस्ट के समय में। बर्मा में ऊपर वाला रहा देख रहा, एमएस हट में भी देख रहा ऊपर में रहा। ओके, आंग्ल बर्मा युद्ध में लॉर्ड एमएस हट के समय में हुआ था। ओके, एमएस हट्स। ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 मिलाना है। किसने क्या किया था ये बताना है आपको। इसमें मारिएगा आप। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने किया? प्रतिबंध समाप्त किया था किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। समाचार पत्र पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाया किसने? तो मेटकॉफ ने हटाया। ठीक है, अर्थात समाचार पत्र का मुक्तिदाता भी कहते हैं किसे? चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में कौन था? आंग्ल अफगान युद्ध में ऑकलैंड, ऑक दोनों में ऑफ
और आप का दोनों का वर्ड देख रहे हैं, इस पर का याद रहेगा, मिला करके आपको रिलेटिव तरीके से याद रखना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है दोस्तों। ठीक है, हमेशा के लिए याद रहेगा। अफगान ऑकलैंड, अफगान ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ऑकलैंड के समय में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था ऑकलैंड के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? हार्डिंग के समय में हुआ था। ओके, हार्डिंग के समय में आंग्ल सिख युद्ध प्रथम आंग्ल जो 1845 में 46 के आसपास हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। अब विधवा विवाह पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ओके, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट डलहौजी के समय में आया था, ऑप्शन बी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? डलहौजी था। ओके, गोद प्रथा डलहौजी के जब्ती सिद्धांत जो था, गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का क्रमानुसार बताना है। डलहौजी ने सबसे पहले किस किस पर को अपने अंदर में लिया था? तो पहले सतारा को लिया, फिर संबलपुर को और जैतपुर को लिया, फिर बघाट को लिया। ओके, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, झांसी के लास्ट में नागपुर लिया। तो ये सभी गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार हुए। झांसी के बाद नागपुर लिया था, झांसी से पहले उदयपुर, झांसी से पहले उदयपुर और झांसी के बाद नागपुर को लिया गया था डलहौजी के द्वारा। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इसमें संधि मिलाना है कौन कौन से। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी, नेपाल के बीच में और अंग्रेजियों के बीच में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में हुई थी आंग्ल बर्मा युद्ध, ऑकलैंड के समय में हुआ था। ओके, ऑकलैंड के समय में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ये आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 में। 1824 से 26 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1852 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86 में, जिस समय कांग्रेस स्थापना हो रही थी। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, ऑप्शन बी। किसने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? क्या कहा यानी सही है, जो ये बताना है। विलियम बेंटिंक ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी हाँ, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। और वॉरेन हेस्टिंग जो था प्रथम गवर्नर जनरल, एक गवर्नर था बंगाल का। तो केवल 2 सही है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। बताए थे पॉलिटिकल कैपिटल कौन था? लाहौर था। ओके, लाहौर राजा रंजीत सिंह की राजधानी। कौन सा एक चीज दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव नहीं था? सफलता के लिए संभव नहीं था वो आक्रमण सेना द्वारा बेहतर एवं सैन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग। कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव नहीं था? तो ये नहीं था। बाकी कमजोर मुगल प्रशासन हो ही गया था, इसलिए जीता। हाँ, फिर उत्तर पश्चिम सीमांत मजबूत रक्षा का अभाव भी हो गया था, इसलिए नादिर शाह जीत गया। जी हाँ, उत्तर पश्चिम में सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव हो गया और दिल्ली की रक्षा के लिए विलम्ब की तैयारी, दिल्ली की जो रक्षा है उसका विलम्ब से तैयारी कर रहा था। ओके, तो तीनों सही है।
केएल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मार्तंड वर्मा के बारे में जो सही नहीं है ये बताना है आपको। उसने त्रावणकोर पर शासन किया। जी हाँ, मार्तंड वर्मा जो था त्रावणकोर पर क्या किया था? शासन किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, त्रावणकोर पर क्या किया था? शासन किया था मार्तंड वर्मा, केएल के राजा। फिर उसने सामंतों का दमन किया था। जी हाँ, सामंत जो था उसका दमन भी किया था। उसने मजबूत आधुनिक सेना संगठित की। बिल्कुल सही, मार्तंड वर्मा ने केरल में एक मजबूत से आधुनिक सेना गठित किया था। सेना संगठित किया था, मजबूत आधुनिक सेना संगठित किया मार्तंड वर्मा ने। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी। बिल्कुल गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक या मजबूत सेना रखी थी, सामंतों का दमन किया था, त्रावणकोर पर शासन किया था। राज्य अपहरण नीति जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कहते हैं, इसमें बारे में कौन सा सही है आपको ये बताना है आपका। निम्नलिखित में से क्या सही है कि गलत है, सही है बताना है। तो इसने भारतीय राज्यों का समामेलन का अनिवार्य बना दिया। ठीक है, बेलेजली ने भी समामेलन का यूज किया था, युद्ध का भी। ओके, समामेलन का अनिवार्य बना दिया। यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाता है तो ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो। ठीक है, गोद लिया जाना ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो। इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य कर दिया। यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो, यानी ब्रिटिश अधिकारियों से अनुमति लेना है तब जाकर के गोद लेना है। यही था इस चीज के लिए कथन सही है। ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ अपहरण के बारे में बताया गया है। तो 169 क्वेश्चन है था दोस्तों। चैप्टर चैनल समाप्त, चैप्टर समाप्त होता है। चैनल पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।